बीए तृतीय वर्ष के भूगोल के विद्यार्थियों के लिए भारत का भूगोल पत्र के अंतर्गत भारत के भौतिक स्वरूप हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम अध्ययन करेंगे दक्कन का पठार। मुख्य रूप से इसका अध्ययन हम लोग करने वाले हैं। दक्कन का पठार 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये क्रेटाशस से लेकर के इयोसीन काल, इस पूरे अवधि में ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा इस पठार की रचना हुई है। इसमें लावे का पठार है, कर्नाटक और तमिलनाडु का प्राचीन पठारी भाग है, पूर्वी और पश्चिमी घाट इसमें शामिल है। अब एक एक करके इसको हम लेंगे। तो सबसे पहले लावा का पठार, जो लावा से बना हुआ है, ज्वालामुखी से जो लावा निस्तृत हुआ था उसकी बात पहले हम करने वाले हैं। ये जो लावा का पठार है, ये तापी नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है। इसमें मध्य प्रदेश आता है, महाराष्ट्र आता है, कर्नाटक का ज़्यादातर हिस्सा आ जाता है। इस पठार का निर्माण प्राचीन काल में हुआ। इसमें लंबे लंबे भ्रंश पड़े और ज्वालामुखी उद्गारों से जो लावा निकला उसके जम जाने के कारण से ये लावा का पठार बना है। इसी कारण से इसे दक्कन का लावा का पठार कहते हैं। लावा के ये जमाव अमरकंटक पूर्व में सरगुजा तक और उत्तर पश्चिम अगर हम देखें तो कच्छ तक ये फैले हुए हैं। दक्षिण में जाएं तो बेलगांव और दक्षिण पूर्व में राजा मुंद्री तक ये लावा के पठार फैले हुए हैं। लावा की अधिकतम गहराई 2134 मीटर तक आंकी गई है, लेकिन अगर पूर्व में जाएं और उत्तर की तरफ जाएं तो ये कम होती जाती है। गुजरात में लावा की गहराई 760 मीटर है, अमरकंटक में 152 मीटर, नागपुर के पास मात्र 15 मीटर है और शिमला की पहाड़ियों के निकट जो बड़ा शिमला है, वैसे ये बड़ा शिमला की पहाड़ियों के पास में केवल 6 से लेकर 10 मीटर तक की गहराई ही इस लावा के पठार की पाई जाती है। ज्वालामुखी के उद्गार से निकला ये लावा अपनी दरारों से धीरे धीरे 90 से 120 किलोमीटर की दूरी तक कई परतों में फैला हुआ है। यहाँ की लावा की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है और इसमें गेहूँ, गन्ना, कपास, दलहन, तिलहन, इन सभी की खेती बहुत अच्छे तरीके से की जाती है। इसके बाद मैसूर या कर्नाटक का पठार भी इसे कहते हैं, इसकी बातें हम करेंगे। तो विद्यार्थियों, ये 600 मीटर ऊंचाई की समुच्च रेखा इस पठार को 2 भागों में बांट देती है। एक हिस्से का नाम है उत्तरी भाग और दूसरे का है दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग में कृष्णा और तुंगभद्रा नदियाँ प्रवाहित होती हैं। दक्षिणी भाग में, इसे मैसूर का पठार भी कहते हैं, ये दक्षिण भारत का उच्च और सुनिश्चित सीमा वाला पठार माना जाता है। इसकी प्रमुख नदी कावेरी नदी है। कावेरी नदी है। बाबा बूदन की पहाड़ी इसी पठार पर स्थित है। ये पठार लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। इस पठार की मूल चट्टानें बहुत ही कठोर और पुरानी हैं। इसमें कहीं भी प्राचीन जीव अवशेष नहीं मिलते। ये चट्टानें आग्नेय और रवेदार हैं। उदाहरण के लिए इसमें ग्रेनाइट है, नीस है, बेसाल्ट है।
बलुआ पत्थर यानी सैंडस्टोन है, क्वार्टजाइट है, ये मुख्य रूप से ये चट्टानें मिलती हैं। ये सारी आग्नेय प्रकार की। पठार की चट्टानें खनिज पदार्थों में बहुत धनी हैं। मध्य प्रदेश में मैंगनीज और बॉक्साइट, झारखंड में लोहा, कर्नाटक में मैंगनीज सोना और अन्य क्षेत्रों में अभ्रक, मैग्नेसाइट, बॉक्साइट, लैटराइट, ये सारे खनिज मिलते हैं। कर्नाटक के पूर्वी और मध्यवर्ती भाग, दक्षिण पश्चिमी आंध्र और पश्चिमी तमिलनाडु राज्यों में इसका विस्तार है। नदियों की घाटियों में निम्न गोंडवाना युग के कोयले के स्तर भी मिलते हैं। अच्छा, भारत का, हमारे देश का 98% उत्तम कोयला दक्षिण के पठार के मध्य और उत्तरी पूर्वी भाग से प्राप्त होता है। खनिज पदार्थों के अतिरिक्त बेसाल्ट और ग्रेनाइट चट्टानों से भवन निर्माण के लिए उत्तम पत्थर और सड़कों के लिए पत्थर मिलता है। इसके बाद थोड़ी चर्चा हम लोग करेंगे छत्तीसगढ़ की निम्न भूमि। ये विषम रचना वाला भूभाग छोटा नागपुर के पठार के दक्षिण और दक्षिण पूर्व में मैकाल की श्रेणी के पूर्व में है। ये दोहरी भौतिक रचना वाला है और उड़ीसा के मध्य और पश्चिमी भाग और छत्तीसगढ़ में ये फैला हुआ है। इसके पश्चिम में छत्तीसगढ़ का मैदान है। दक्षिण पश्चिम में दंडकारण्य प्रदेश फैला हुआ है। और अरब सागर में गिरने वाली नर्मदा नदी, गंगा में मिलने वाली सोन नदी, बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली महानदी, सभी का उद्गम क्षेत्र इसी क्षेत्र की सीमा से होता है। ज़्यादातर हिस्सा तो 300 से 500 मीटर के बीच में, सुंदरगढ़ के पास 850 मीटर ऊंचाई पर। ये सारा प्रदेश बहुत उपजाऊ मिट्टी वाला है। छत्तीसगढ़ को तो चावल का कटोरा कहते हैं। इसके साथ पश्चिमी घाट, इसकी चर्चा करना भी बहुत ज़रूरी है। पश्चिमी घाट, जिसे सह्याद्री की पहाड़ियाँ भी कहते हैं, ये महाराष्ट्र से लगा करके धुर दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक 1600 किलोमीटर की गहराई लंबाई में विस्तृत है। ये घाट अरब सागर की ओर सीधे ढाल और पूर्व की ओर धीमे ढाल वाले हैं। सागर की ओर से खड़ी दीवार जैसा तेज ढाल इस बात को प्रमाणित करता है कि यहाँ कभी ऐसा निमज्जन एवं बृहत् भ्रंश हुआ होगा जब भारतीय प्रायद्वीप का पश्चिमी विस्तार अलग होकर अरब सागर में डूब गया होगा। सामान्यतः ये घाट 50 किलोमीटर से भी कम चौड़े हैं, लेकिन दक्षिण की ओर अगर हम जाएं तो ये 65 से 80 किलोमीटर चौड़े हो गए हैं। इन घाटों को कुछ ही स्थानों पर पार किया जा सकता है। उत्तर में 2 दर्रे हैं, थाल घाट जो कि 580 मीटर ऊंचा है और भोर घाट जो कि 630 मीटर ऊंचा है। और इन्हीं से होकर के विद्यार्थियों रेल मार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग भी निकाले गए हैं। पश्चिमी घाट के दक्षिण में कुमारी अंतरीप से धारवाड़ तक परिवर्तित शिलाएं मिलती हैं, लेकिन इसके भी उत्तरी भाग में लावा फैला हुआ है। इस भाग से भीमा, गोदावरी, तुंगभद्रा और कृष्णा नदियां निकलकर पूर्व की ओर बहती हैं। इन नदियों के बीच में पश्चिमी घाट की एक श्रेणी सतमाला के नाम से और दूसरी जो श्रेणी है भीमा और कृष्णा नदियों के बीच में महादेव के नाम से चली गई है। ये कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र राज्य में
महाबलेश्वर ये 1438 मीटर ऊंचा है। और इसके अलावा कलसुबाई ये 1646 मीटर, सलहर ये 1567 मीटर और हरिश्चंद्र ये 1435 मीटर ऊंची चोटियां हैं। दक्षिण की ओर मालाबार के उपरांत नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ये घाट पूर्वी घाट से मिले हुए हैं। घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा है, ये 2670 मीटर से भी अधिक ऊंची है। नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ की अनाईमुदी चोटी 2695 मीटर ऊंची है, जो कि दोदा बेट्टा से भी 25 मीटर अधिक ऊंची है। ये पाल घाट के दर्रे द्वारा नीलगिरी से पृथक हो गई है। ये दर्रा 25 किलोमीटर चौड़ा है। अन्नामलाई की एक शाखा पालनी पहाड़ियों के नाम से उत्तर पूर्व में और दूसरी शाखा इलायची की पहाड़ियों के नाम से दक्षिण में फैली हुई है। पालनी की पहाड़ियों में ही दक्षिण भारत का रमणीक स्थल कोडाई कनाल स्थित है। इस भाग में कई छोटी छोटी नदियां हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदी ताम्रपर्णी है। इसका प्रमुख प्रपात पापानासम नाम का है। पश्चिमी घाट समुद्र के बहुत ही निकट है। यहाँ चट्टानें समुद्र के भीतर तक पहुँच गई हैं, इसलिए तटीय क्षेत्रों में नाव चलाना सुरक्षित नहीं है। पश्चिमी घाट से पूर्व की ओर बहने वाली नदियों का मार्ग बहुत लंबा है, अतः उनके निचले भाग में अधिक चौड़ी घाटियाँ और मुहाने के पास बड़े बड़े डेल्टा बन गए। इन नदियों की घाटी में कई जलप्रपात भी बने हुए हैं। कर्नाटक में कावेरी नदी का शिव समुद्रम प्रपात 100 मीटर ऊंचा, बेलगाम जिले में गोकक नदी पर गोकक प्रपात 55 मीटर ऊंचा है। उत्तरी कनारा में शरवती नदी का जेसप्पा या महात्मा गांधी प्रपात ये 250 मीटर ऊंचा है। महाबलेश्वर का येना प्रपात ये 183 मीटर ऊंचा है। इन प्रपातों का उपयोग कहीं कहीं जल विद्युत यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी किया जा रहा है। पश्चिमी घाट में विद्यार्थियों 4 महत्वपूर्ण दर्रे हैं। पहला है थाल घाट। ये नासिक और मुंबई के बीच का संपर्क मार्ग है। ऊंचाई इसकी 580 मीटर है। दूसरा है भोर घाट। ये मुंबई और पुणे के बीच का संपर्क मार्ग है। इसकी ऊंचाई 520 मीटर है। तीसरा है पाल घाट। ये कोचीन और कोयम्बतूर के बीच का मार्ग है। औसत ऊंचाई 530 मीटर ऊंची है। और चौथा है सिनकोट। ये त्रिवेंद्रम और मदुरई के बीच का संपर्क मार्ग है। औसत ऊंचाई 280 मीटर है। पूर्वी घाट में उत्तर की ओर अधिक चौड़ाई 190 किलोमीटर और दक्षिण में कम चौड़ाई है 75 किलोमीटर मात्र। मध्य भाग में क्वार्टजाइट और स्लेट इस तरह की चट्टानें मिलती हैं। तटीय मैदान के समानांतर महानदी की घाटी से दक्षिण में नीलगिरी और दक्षिण पश्चिम दिशा में 1800 किलोमीटर की लंबाई में ये फैले हुए हैं।
ये पश्चिमी घाट से एकदम अलग हैं। ये ना तो ज़्यादा ऊंचे हैं ना श्रृंखलाबद्ध हैं। इन घाटों के अलावा ओडिशा और उत्तरी सरकार के पूर्वी घाट नल्लामलाई, पालकोंदा, जावड़ी, शिवराय और ये अन्य पहाड़ियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है विशाखापत्तनम चोटी है, 1680 मीटर ऊंचाई इसकी है। महेंद्रगिरी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, 1501 मीटर ऊंची, ये उड़ीसा में है। इन्हीं घाटों को काट करके महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, इनके उपजाऊ मैदान और डेल्टा बने हुए हैं। पूर्व का तटीय मैदान 80 से 130 किलोमीटर तक चौड़ा है। यहाँ पर पर्वतों के अवशेष मात्र पाए जाते हैं और ढाल इनका बड़ा ही धीमे प्रकार का है। बस कहीं कहीं ये 1510 मीटर ऊंचाई तक के हो गए हैं। इस घाट का दक्षिणी हिस्सा बहुत ही छोटा, कटा फटा है और बहुत ही कम ऊंचा है। जैसे नल्लामलाई की श्रेणी जो है वो 430 किलोमीटर लंबी है, 30 किलोमीटर चौड़ी है और मात्र 1100 मीटर ही ऊंची है। इसी प्रकार से सर्वोच्च भाग इसका कोडाई कनाल पहाड़ी है, ये मदुरई के पास में 1355 मीटर ऊंची है। और कावेरी और पेन्नार नदियों के बीच में मलयगिरी, नल्लमल और वेलिकोंडा ये श्रेणियाँ मिलती हैं। नीलगिरी के पूर्व में तमिलनाडु की उच्च भूमि है जिसमें शिवराय, कोलाईमलाई, पछामलाई, गोदुमलाई और जावादी ये सब श्रेणियाँ फैली हुई हैं। शिवराय की पहाड़ियाँ तो अपने खनिजों के लिए प्रसिद्ध हैं। काफ़ी बड़े क्षेत्र में तो ये छिन्न भिन्न हो गई हैं। पलार, पेन्नार और वैगई नदियाँ इसी भाग से होकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। सुदूर दक्षिण में तिरुनेलवेली, पश्चिमी भाग में और कन्याकुमारी के बीच में दोनों घाट मिलते हैं। ये भाग 1650 से 1920 मीटर के मध्य ऊंचा उठा हुआ है। इसी क्रम में शेषाचलम श्रेणी पश्चिमी भाग में और इस श्रेणी के बीच में नंददयाल घाटी, दक्षिणी भाग में कावेरी नदी इसे काट करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है और कावेरी का दक्षिणी जो हिस्सा है वो कुछ ऊंचा है। यहाँ पर बिलिगिरी रंजन श्रेणी है और ये सर्वोच्च भाग कोडाई कनाल तो पहले मदुरई के निकट 1355 मीटर संदर्भ पहले आ चुका है, ऊंचा है। ये दक्कन के पठार में मुख्य हिस्सों के बारे में चर्चा आज हुई है। इससे संबंधित अन्य हिस्सों को समय आने पर चर्चा का हिस्सा हम लोग बनाएंगे। दक्कन के पठार में इसके अलावा जो बहुत सूक्ष्म हिस्से बाकी रह सकते हैं, बाकी मुख्य इसके उत्पत्ति के बारे में जो चर्चा होगी वो अन्य किसी कक्षा में हो जाएगी, लेकिन इसमें भौतिक अवस्थिति और अन्य जो तत्व हैं उसकी चर्चा हमारे द्वारा हो गई। इसकी विशेषता के बारे में भी अलग से कक्षा आयोजित की जाएगी।